एनडीए गठबंधन ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण में कई देशों के शीर्ष नेताओं को भी न्योता भेजा गया, इसमें नेपाल भी शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। तो आइए जानते हैं नेपाल के बारे में और नेपाल की भारत के लिए क्या अहमियत है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नेपाल हिमालय पर्वत और उसके आसपास बसा है और कुछ हिस्सों का विस्तार इंडो गैंगटिक प्लेन तक भी है। उत्तर में तिब्बत है और बाकी तीन ओर से भारत से घिरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बांग्लादेश से अलग करता है और सिक्किम भूटान से। भारत और नेपाल के बीच 1880 किलोमीटर लंबी सीमा है जो कि 5 राज्यों से लगती है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसकी राजधानी काठमांडू है। कुछ और प्रमुख शहर हैं: पोखरा, विराटनगर, रतपुर, वीरगंज, महेंद्रनगर, जनकपुर आदि। नेपाल के साथ भारत के रिश्ते। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच सदियों से भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर है और नागरिकों के बीच वैवाहिक और पारिवारिक संबंध भी हैं, जिसे रोटी बेटी के रिश्ते का नाम दिया गया है। भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 को दोनों देशों के बीच के संबंधों का आधार माना जाता है। इसने देशों के बीच हुई पुरानी संधियों को खत्म कर दिया था। 31 जुलाई 1950 को नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और भारत के तत्कालीन राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह ने दस्तखत किए। उसी रोज से संधि के प्रावधान लागू हो गए। इस संधि के तहत नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान ही सुविधाएं और अवसर प्रदान किए गए हैं। रक्षा सहयोग। जी हाँ, भारत नेपाली सेनाओं को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण मुहैया कराता है। दोनों देशों की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती है। भारतीय सेना में 32,000 गोरखा सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद इनकी भर्ती नहीं हो रही है। बुनियादी ढांचे का विकास। भारत नेपाल में सड़क, रेलवे और वाटरवेज सहित बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। पिछले 4 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नेपाल में भारत के विकास सहायता का 73% बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में जाता है। आपदा में दोस्त। 2015 में नेपाल के विनाशकारी भूकंप में भारत ने राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। भारत ने $67 मिलियन से अधिक की राहत सहायता नेपाल को भेजी थी। इसके अलावा पुनर्निर्माण के लिए अनुदान और रियायती ऋण सहित $1 बिलियन के पैकेज की घोषणा भी की थी। नक्शेबाजी। जून 2023 में देश के नए संसद भवन में भारतीय उपमहाद्वीप की एक तस्वीर लगाई गई। उस तस्वीर में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को भी दिखाया गया। इस तस्वीर पर नेपाल में बड़ा विवाद हुआ। नेपाल लुम्बिनी को एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नेपाली नक्शे में दिखाता है। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद एक औपचारिक नक्शा जारी किया। नक्शे में उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित काला पानी और लिपुलेख इलाकों को भारत में दिखाया गया। इसे लेकर नेपाल ने विरोध भी जताया। साल 2020 में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इसके बाद 8 मई 2020 को राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा पर लिपुलेख तक एक सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए लिपुलेख पर अपना दावा भी दोहराया। 2015 में नेपाल ने भारत पर अघोषित नाकाबंदी करने का आरोप लगाया। इस दौरान नेपाल में कुकिंग गैस, पेट्रोल और दवाओं समेत रोजमर्रा की चीज़ों की भारी किल्लत हो गई। इस कथित नाकेबंदी से दोनों देशों के बीच कड़वाहट भी बढ़ी। हाल के दिनों में नेपाल की सबसे बड़ी शिकायत है अग्निवीर योजना को लेकर। नेपाल अग्निवीर के 4 साल के टेन्योर वाली बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। वो पहले की तरह भर्तियां चाहता है। प्रचंड का जन्म 11 दिसंबर 1954 को कास्की जिले के पोखरा के पास ठिकुर पोखरी में हुआ था। उन्होंने 1996 से 2006 तक एक दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। माओवादी इस संघर्ष को एक जनयुद्ध के रूप में देखते हैं। इसका अंत नवंबर 2006 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। शांति वार्ता के बाद प्रचंड ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और उनके नेतृत्व में सीपीएन माओवादी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसके बाद प्रचंड पहली बार प्रधानमंत्री बने। प्रचंड ने 6 बार अपना नाम बदला है। उनके रोल मॉडल स्टालिन रहे हैं, जिन्होंने 3 बार अपना नाम बदला था। 10वीं में पढ़ते समय प्रचंड ने अपना नाम छविलाल दहल से बदलकर पुष्प कमल दहल रखा था। भूमिगत रहते हुए उन्होंने कल्याण, विश्वास, निर्माण और प्रचंड नाम रखा। जब वह एक शिक्षक के रूप में काम करते थे तो कल्याण के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद मशाल के केंद्रीय सदस्य बनने पर वह विश्वास के नाम से पहचाने गए। ये तो बात हुई नेपाल की, लेकिन शपथ ग्रहण में आने वाले देशों के बारे में लल्लन टॉप की एक खास सीरीज है और हर एक देश के बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आनंद ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।